द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहबा। अपने बारे में कुछ बताइए, फिर कैसे आप व्लॉगिंग की तरफ आई, तो कैसा रहा ये तजुर्बा? बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली तो खैर कहना चाहिए मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही जो है वो जर्नलिज्म में किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर जिनकी पिक्चर आपको होप पीछे नज़र आ रही होगी, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे और इवन 1998 में ही गॉट एन गोल्ड मेडल। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जर्नलिज्म की स्टडीज के बाद फिर मैंने सोचा मीडिया ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो टीवी चैनल्स पे जाना शुरू किया एज अ एनालिस्ट और ये वो करके ये सब कुछ शुरू हुआ। और क्योंकि घर में एक माहौल था, मेरे घर में जर्नलिज्म का एक माहौल था, जाहिर है मेरे फादर जर्नलिस्ट थे तो घर में लोग भी आया जाया करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह सभी को देखा हुआ है, जानती हूँ। और फिर एक मैगजीन था नी आओ सलाम, वो पाक चाइना इंस्टीट्यूट का मैगजीन था और उस वक्त सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो है उसको लॉन्च करने चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे एज अ जॉइंट एडिटर जो है वो रखा था। 1 साल मैंने काम किया उनके उस मैगजीन पे लॉन्च होने तक। उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, उस मैगजीन को। मैंने फिर आगे फिर मैंने अपना एज अ फ्रीलांसर काम किया, कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखती रही, ये सब कुछ होता रहा। फिर टीवी चैनल ज्वाइन किया, वहां पर एज अ टीवी एंकर पॉलिटिकल शोज करती रही मैं रोज न्यूज से। वहां मैंने तकरीबन 3 से 4 साल 4 साल तकरीबन मैंने वहां पर काम किया। फिर उसके बाद आ गया कोविड। कोविड के ज़माने में हर एक ही अवॉइड कर रहा था पाकिस्तान से कि जी बाहर ना निकले, और 2020 की बात है। और ये हुआ कि जी घर में रह के काम किया जाए, और आपको मालूम है उन दिनों बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब मैं उससे पहले 2019 के एंड में जो है वो इंडियन टीवी पे जाना शुरू किया। इंडियन टीवी ने मुझे बुलाया और रिपब्लिक से स्टार्ट लिया। तो कई लोगों से मेरी जो है वो इंटरेक्शन हुआ, दोस्ती हुई, अभी भी है बहुत लोगों से। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में इतने दोस्त नहीं है जितने भारत में। उन्हीं में से कुछ ने मुझे एडवाइस किया कि यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था, एबीसीडी नहीं आती थी यूट्यूब चैनल की। तो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की मेरी, और मुझे एक एक चीज़ जैसे कहते हैं मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने ही सिखाई मुझे। अगर मैं कहूँ ए टू जी यूट्यूब उन्होंने ही मेरा जो है मुझे सिखाया भी और चलाया भी, और चला के जो है मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यूट्यूब पे शोज कर सकती हूँ। मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहूंगी उन लोगों की। और बस सर इस तरह से सिलसिला चलना शुरू हुआ और काम शुरू किया मैंने। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो अप्रोच थी, ओपिनियंस थी इंडिया के बारे में, हाउ डिड दे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम? क्योंकि पाकिस्तान में जो रवायती नैरेटिव है वो तो यही है कि जी इंडिया हमारा अजली दुश्मन है, इटर्नल एनिमी है, और उससे खैर की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। उर्दू अखबारों में खास तौर पे ये नैरेटिव चलता है। तो वो जो लोग हैं जिनको आप कह लीजिए सुपर पेट्रियट्स या पाकिस्तानी पेट्रियट्स, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, आप दुश्मन मुल्क के नैरेटिव को क्यों स्ट्रेंथन कर रही हैं, उनके चैनल्स पे क्यों जा रही हैं, इवन इफ यू डिसएग्री विद देम? देखिए सर, जब मैंने शुरू में इंडियन टीवी पे जाना शुरू किया था ना, तो उस वक्त एक तो पहले तो कि मेरे घर का ऐसा माहौल नहीं रहा। कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कभी भी भारत के खिलाफ बात नहीं की, या ये नहीं बताया कि जी आपने किसी और रिलीजन के लोगों से बात नहीं करनी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ कराची में, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल, उसमें हर रिलीजन के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो मेरी शुरू से ही एक इंटरेक्शन रहा है। मैं शुरू से ही होली, दिवाली, क्रिसमस ये सब मनाती आ रही हूँ बचपन से। तो मेरे घर में इस तरह का कोई इशू था नहीं। मेरे पेरेंट्स भी जो थे वो इंडिया से ही माइग्रेट करके बचपन में अपने पाकिस्तान आए थे। तो मेरे घर में जो कई जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है या की जाती रही है मेरे पेरेंट्स के ज़माने में, वो ऑलमोस्ट हिंदी ही आप समझ लीजिए। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स जो हैं वो समझ आते हैं। तो जब मैंने इंडियन टीवी पे जाना शुरू किया, तो शुरू में जो बाकी के पैनलिस्ट जो मुझसे पहले जा रहे थे, मुझसे 2-2 साल पहले से जॉइन किया करते थे, उन्होंने मुझे यही बताया कि आपने कुछ नहीं सुनना सामने वाला क्या कह रहा है, ना आपने उसकी एज देखनी है, ना आपने उसकी बात सुननी है, ना कुछ करना है, आपने बस पढ़ जाना है उसके पीछे, वो कुछ भी कहता हो। तो अच्छा, शुरू में मैंने कोई 5-6 शोज जो हैं वो मैंने भी यही किया।
और उसमें तारिक फतेह साहब भी थे और उनके पीछे भी मैं पड़ जाती थी, तारिक अंकल को भी मैं शोर मचा मचा के, वो मुझे कहते थे सुनो तो सही, तो मैं सुनती ही नहीं थी। तो उसके बाद ऐसे ऐसा करके मुझे लगा कि नहीं, जब मैंने बाकी पैनलिस्ट बात करने लगे 5-6 शोज के बाद, तो मैं डायरेक्ट चुप बैठी होती थी अपनी बारी के इंतजार में। तो मैंने जब उन लोगों को सुना, उनमें कई लोग थे, उसमें तारिक फतेह साहब भी थे, मेजर गौरव भी थे और कई दूसरे थे, तो मुझे लगा यार बात तो ठीक ही कर रहे हैं, हम खामखा इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना जो था ना वो बात जो मुझे सिखाई जा रही थी मेरे दूसरे पैनलिस्ट की तरफ से, वो मैंने करनी बंद कर दी। और मैं ऐसा ऐसा करके मैंने उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है। उसपे कई लोग मुझसे नाराज हुए, कई लोगों ने मुझे, जो मेरे साथ शो में जाया करते थे, उन्होंने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा लेकिन सर वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे, अब क्या किया जाए। तो इस तरह से करके ऐसा ऐसा जब मेरा एक अपना माइंडसेट हुआ कि हाँ अब मुझे सही बोलना है सर, उसमें मुझे याद भी नहीं रखना पड़ता था ना कि मैंने क्या बात यहाँ पे कहनी है या क्या नहीं कहनी, क्योंकि मुझे सच बोलना होता था, तो मैं बात कर रही थी। फिर तारिक फतेह साहब से इंटरेक्शन हुआ तो पता लगा कि वो मेरे फादर के साथ भी काम कर चुके थे और मेरे फादर के कई कोलीग्स ऐसे थे जिनको वो जानते थे या जिनके साथ काम किया था। तो ऐसे ऐसे करके, जाहिर है मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं उनकी हर बात से एग्री कर जाती थी, मैं कई बातों में डिसएग्री भी करती थी जिसकी उन्होंने बिल्कुल मुझे परमिशन दे रखी थी। तो फिर ऐसा ऐसा मुझे समझ आई कि नहीं अब ऐसे बात करेंगे, बहुत लोग बहुत नाराज हुए। जब मैंने शो शुरू किया अपना, तो मैं जैसे नमस्कार करती हूँ उसके ऊपर बहुत पाकिस्तानी गुस्से हुए। कई मेरे जान पहचान वाले बड़े अच्छे दोस्त मैं कह सकती हूँ मेरे रहे हैं, अभी भी हैं। उनका कहना था ये तुम क्या करती हो, तुम मत किया करो। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं गुड इवनिंग कह सकती हूँ, तो अगर मैं नमस्कार कह रही हूँ तो उसमें इतना क्या प्रॉब्लम है। मैं भी थोड़ा जिद्दी किस्म की हूँ, तो मैंने भी अपनी वो बात नहीं छोड़ी। तो सर कई चीजें देखने को तो मिली। फिर मैं आहिस्ता से करके स्टैब्लिशमेंट और सभी को मैंने बोलना शुरू किया, सबकी गलत चीजें जो थी मैं बोली थी। और अगर कोई ये समझता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे साबित कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है पाकिस्तान में। ये हुआ, फिर इसी तरीके से सर सिलसिला चलता रहा। अच्छा, मुख्तदर हलकों की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट उसको कह लें, द पावर्स दैट बी, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? जो प्राइवेट रिएक्शन है वो तो है ही है, तो इन हलकों ने क्या कहा, किस तरह से रिएक्ट किया इसको? डिड दे टॉलरेट योर डिसेंट, योर डिसएग्रीमेंट विद देयर पॉलिसीज, विद देयर सर नैरेटिव? सर आई डोंट थिंक, टॉलरेट तो शायद कर रहे हैं, टॉलरेट करना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। और अगर मैं मुझे भी अगर आप छोड़ दें तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, अब तो हर कोई सड़क पे चलता हुआ भी बात कर रहा है, कोई मोची है, कोई शॉपकीपर है, वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी तबाही हुई है उसके जिम्मेदार जो है वो लोग एजेंसीज को और आर्मी को ही समझ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ। पॉलिटिशियंस तो हैं ही, मगर इन लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। तो बल्कि एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मैं गई किसी इंडियन डिबेट में, और वहां पे हमारे यहाँ के एक ब्रिगेडियर साहब भी थे और मैं थी, ब्रिगेडियर साहब थे, दूसरी तरफ 3 लोग थे इंडिया से। तो जब शो खत्म हो गया तो ब्रिगेडियर साहब की मुझे कॉल आ गई। वो मुझे कहने लगे कि ये आप क्या कर रही थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं 3 नहीं 4 लोगों से लड़ रहा हूँ, आप भी वहां जाके मिल गई। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, सर क्या मैं झूठ बोल रही थी? तो कहने लगे नहीं आप झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा बस कहानी यही खत्म हो गई, अगर मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो आप लोग जब तक मानेंगे नहीं कि कुछ गलत हो रहा है तो कैसे होगा। बाकी सर कॉल्स, हाँ कई बार कॉल्स आती हैं, 1-2 बार तो मेरे घर तक लोग आए थे और मैंने उसकी भी जो है वो मैं डोर मैंने ओपन नहीं किया और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर की थी, और कई मेरे जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट साथी हैं उन्होंने रीट्वीट किया, और इस किस्म की चीजें तो चलती रहती हैं। और पाकिस्तान में आप भी रहे हैं और मैं भी यहाँ रहती हूँ, हमें पता है कि जो हमारी तरह के जर्नलिस्ट होते हैं जिनके ऊपर बड़े एतराजात किए जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बात करती हैं, ये इंडिया को फेवर दे रही हैं, हालांकि हम इंडिया को फेवर नहीं दे रहे, सिर्फ फैक्ट्स बता रहे होते हैं, अगर वो इन्हें फेवर लगता है तो लगा करे। उनकी लाइफ का सर कुछ पता नहीं होता। आज शो कर रहे हैं, कल नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, मार दिए जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे। लेकिन अब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, अब लोगों ने परवाह करनी छोड़ दी है। वो जो पहले होता था ना, डर गए, खौफजदा हो गए, बात करनी छोड़ दी। अब लोग अगर ये किसी किस्म का लॉ लेकर आते हैं, कई बार लाए कि जी अगर ऐसा बोला तो 5 साल कैद, ऐसा बोला तो 10 लाख जुर्माना, उसके बाद लोग और ज्यादा बोलने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब माहौल जो है ना पाकिस्तान में वो चेंज हो रहा है। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं, हारिस साहब तो नहीं थे? जी जी वही थे। अच्छा, अभी वो मिनिस्टर भी थे, केयर टेकर मिनिस्टर थे सिंध जी में, जी। इंटीरियर के। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, एक मसला ये भी है कि जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो जड़ नहीं पकड़ सका अनफॉर्चुनेटली। हम्म। तो आपको इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन वो कहेंगे यार इट इज योर राइट, यू नो,
वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ जो है ना ये नहीं होता। वो जो हमारे यहाँ पुरानी अप्रोच है ना, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, मेरा मुल्क है, ये गलत करे सही करे, मैंने हर हालत में इसको डिफेंड करना है। लेकिन उसका नुकसान फिर ये होता है कि आप कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते, आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते। आप लोगों को चुप करा सकते हैं लेकिन उनको कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मसला है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी ये देखो तुम्हारी फेसबुक पे ये इंडियन है ना, ये बड़े ही मुहिब्बे वतन, हुब्बुल वतनी के तकाजों के मुताबिक बड़े पेट्रियाटिक हैं, उनके कमेंट्स देखो। तो मैंने कहा भाई ये बताओ कि अरुंधति रॉय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो हर वक्त इंडिया को कंडेम करती है, क्या वो पेट्रियाटिक है कि नहीं है? वो गद्दार है क्या? और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अगर किसी इंडियन को पसंद करते हैं तो वो अरुंधति रॉय है। इसी तरह से अमेरिका में प्रोफेसर नोम चॉम्स्की हैं और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद उनको एडमायर करती है और वो हर वक्त अमेरिका के लत्ते लेते हैं। तो भाई उनको आप एडमायर करते हो जो अपने मुल्कों को कंडेम करते हैं दिन रात। यहां पे आपसे वो बर्दाश्त नहीं होते लोग जो आपकी पॉलिसीज को क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहते हैं, उनका तनकीदी जायजा लेना चाहते हैं। तो इसी तरह से इजराइल में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शलोमो जैंड। उन्होंने एक किताब लिखी और इजराइल के ओरिजिन के बारे में, क़याम के बारे में कुछ क्वेश्चंस रेज किए। तो स्टेट ने उसको उठा के बैन नहीं किया। उनको पता है कि यार चाहे वो डिसएग्री भी कर रहा है तो हमारी रियासत इतनी कमजोर नहीं है कि एक किताब के पब्लिश होने से वो डिमोलिश हो जाएगी। और वो किताब जो है वो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसराइल में बेस्ट सेलर बनी, अब इंटरनेशनली भी इट इज अ काइंड ऑफ बेस्ट सेलर। तो ये एतमाद होता है उनका कि यार कुछ नहीं होने लगा इससे। अगर लोग उससे कायल होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जान है। अगर उसमें जान नहीं होगी तो लोग उससे कन्विंस नहीं होंगे। अब हमारे जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, मैंने 2-3 के इंटरव्यूज किए तो दे वर वेरी अपसेट लेटर ऑन। एक साहब तो कहने लगे कि मेरा इंटरव्यू जो है ना ये वो कर दो, डिलीट कर दो, नया इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने जब दोस्तों से मशवरा किया उन्होंने कहा इट विल डिस्ट्रॉय योर क्रेडिबिलिटी। कि एक बंदे को अपना इंटरव्यू पसंद नहीं आया तो आपसे वो डिलीट करवाना चाह रहा है। तो मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि उसमें कोई अनएथिकल बात तो नहीं है, मैंने कोई इसको कोई अनफेयर तरीके से एडिट तो नहीं किया। ये उनकी कंप्लेंट नहीं थी। बाद में उन्होंने किसी को कहा कि नहीं जी अनफेयर एडिट हो गया, मुझे तो नहीं कहा उन्होंने। तो वो मतलब है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो लोग डिसएग्री करते हैं, परवेज हुद भाई जैसे लोग, उनको फिर ये हमारे जो जैद हामिद जैसे लोग हैं वो कहते हैं ये लंडे के दानिश्वर हैं। भाई एक ऐसा शख्स जिसने बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी एमआईटी से की, वो लंडे का दानिश्वर है और आप हैं जनाब जेन्युइन दानिश्वर। व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स? और मैंने बाय द वे जैद हामिद साहब को भी अप्रोच किया था। तो मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर इस तरह मेरा दिल ना तोड़े, डोंट डिसअपॉइंट मी, सो रिकंसिडर दिस रिफ्यूजल। तो फिर कहते हैं अच्छा को मुझे सैंपल इंटरव्यू भेजो अपना। वो फिर मैंने एक इंटरव्यू उनको भेजा, उसके बाद पक्का जवाब हो गया। सर मैंने भी उन्हें 3-4 बार रिक्वेस्ट की है और हर बार उन्होंने मुझे मना ही कर दिया। बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने ना किया, लेकिन ना किया है उन्होंने। और मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, बल्कि मेजर गौरव के साथ मैं उन्हें बिठाना चाह रही थी, तब भी वो नहीं आए। फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर बल्कि मैंने शरारत में ट्विटर पे दोनों को टैग भी कर दिया था कि आ जाइए, मत डरिए मेजर गौरव से, तब भी वो नहीं आए। और उसके बाद सोलो के लिए भी नहीं माने, किसी तरीके से वो नहीं आए मेरे चैनल पे। और दूसरा जो है ना, हमारे यहाँ गद्दार डिक्लेयर करने का जो कल्चर है, या इंडियन एजेंट डिक्लेयर करने का, या रॉ एजेंट, वो भी शायद दुनिया में कहीं नहीं है। There is hardly any politician, any intellectual, any writer who has not been declared a traitor. मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। और इवन जिन्ना साहब को भी आपको पता है कि उनको गद्दार आजम कहा गया। और किसने कहा? चौधरी रहमत अली ने, द मैन हु केम अप विद द नेम पाकिस्तान। और हमारी टेक्स्ट बुक्स में दोनों को ही हीरो बना के पेश किया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये क्विजलिंगे आजम है। इमेजिन करें। मगर सर हमारे यहाँ तो अब ये हो गया है कि अगर किसी को गद्दार होने का सर्टिफिकेट ना मिला
तो वो इसका मतलब है वो सही काम नहीं कर रहा। मुझे भी कई तरफ से गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, मुझे रॉ का एजेंट भी कहा कर, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। उसके बाद एक नई चीज भी निकली थी 2-2.5 साल पहले, एक पाकिस्तानी ही है यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये आईएसआई की एजेंट है, ये बैठ के एजेंसीज को बोलती है, फलाने को कहती है, ऐसे कोई कुछ कहता नहीं। मैंने कहा भाई ये कौन सी एजेंसी है जो पैसा दे के गालियां खाती है कि भाई ये पैसा लो और हमें सुबह से शाम तक जो है ना रगड़ के रख दो? ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन खैर उनकी मर्जी, वो कहते रहे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने चुप साध लिया, तो मैंने कहा चलो शायद सुधर गए होंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो आईएसआई की एजेंट है, इसको तो 25 लाख मिलते हैं। और पता नहीं, मेरे तो 25 के आधे भी नहीं आते। लेकिन खैर उनके मुंह में घी शक्कर, उन्होंने अच्छी बात की। लेकिन सर ये हमारी आम सी बात है, और कभी रॉ का एजेंट बना देते हैं, कभी आईएसआई का एजेंट बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात है ना सर, इसका मतलब हम लोग इस काबिल हैं कि हम कहीं इतने बड़े बड़े नाम हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें जो कंट्रोवर्सी थी उसमें शायद दाऊद इब्राहिम वाली स्टोरी का था जिक्र, कि आपने शायद किसी एजेंसी के कहने पे वो स्टोरी ब्रेक की। क्या थी उसकी हकीकत, क्या थी? नहीं सर, मैंने किसी एजेंसी के कहने पे कुछ ब्रेक नहीं की थी स्टोरी, और ना ही मैं इतनी बड़ी कोई तोपचीज पाकिस्तान में बैठी हूँ कि एजेंसी वाले मेरे मुझसे काम करवाएंगे। वैसे तो करवा लें तो अच्छा है, इसलिए कि चलो मुझे भी कुछ सैलरी वैलरी आ जाए करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उससे कहीं पहले 3-4 आवर्स पहले जो है वो हमारे यहाँ इंटरनेट असल में एकदम से डाउन किया इन्होंने। अब क्यों किया ये किसी ने उस वक्त नहीं बताया। इमरान खान की कोई स्पेस हो रही थी उसकी वजह से किया, या ये दाऊद इब्राहिम वाली स्टोरी चल रही थी उसकी वजह से किया। बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं, भारतीय दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दी। अच्छा, वहाँ आपको पता है यूट्यूबर्स की बड़ी आदत होती है, अब जा जाके देखते हैं कितने व्यूज आए इसके। तो मैंने भी जाकर देखा, मैंने कहा अच्छा वो 1 घंटा या नहीं सॉरी 3 घंटे हुए थे और उनके 1 लाख क्रॉस कर गए थे। तो मैंने फटाफट उसको फोन किया, मैंने कहा क्या क्या स्टोरी बनाई तुमने, तुम्हारी तो वीडियो बड़ी अच्छी चल रही है। उसने कहा हाँ ये खबर निकली है। तो मैंने बना दी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी खाली बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं भी बना देती हूँ। मैंने भी 15 मिनट की वीडियो बनाई और मैंने उसमें साफ साफ बताया कि ये इंटरनेट की न्यूज है, कंफर्मेशन नहीं है। सुनने में यही आया है कि कोई पॉइजनस चीज उसने खाई है और उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये इंटरनेट की, सोशल मीडिया की खबर है। मैं कह कह के मेरा गला बैठ गया। अच्छा, मैंने वो वीडियो लगा दी 15 मिनट्स की। उसके बाद पता नहीं क्या एकदम से वो न्यूज जो है वो सबने मेरी वीडियो उठाई, और उसमें यकीनन मुझे जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं भारत से, वो कहने लगे यार तुम तो स्टार हो, तुम्हारी खबर उठाते हैं, वो उसकी खबर नहीं उठाई जो 3 घंटे से चल रही थी। तो बस फिर उसके बाद आपने देखा कि वो एक हंगामा हो गया, और ऐसा लगा पता नहीं किसका मामा चाचा मैंने मार दिया। सबको इतना दुख हुआ दाऊद इब्राहिम का, मुझे अंदाजा नहीं था कि दाऊद इब्राहिम के चाहने वाले इतने चाहने वाले, जिनको ये बुरा लगेगा कि उसका बेचारे का कुछ छोले भटूरे खा के तबीयत खराब हो गई है कराची में। तो खैर खूब हंगामा रहा 2-3 दिन, खूब चलता रहा। आपको पता है मीडिया को भी असल में 24 घंटे बेचारों को चैनल पे कुछ चाहिए होता है, मिलता है नहीं। आप देख लीजिए, मैं और आप यूट्यूब चलाते हैं, पूरे दिन में 2 वीडियोस बनाने के लिए हमें न्यूज नहीं मिल रही होती कि क्या करें। तो इन बेचारों को 24 घंटे का चाहिए होता है। तो बस वो चला दिया। उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे पीछे सारी खलकत क्यों पड़ गई भैया, मैंने क्या कर दिया। तो मुझे वो गालियां गलोच अभी तक चल रही हैं कि मुझे बुरा भला कहना। अभी फिर बीच में हाफिज सईद का कुछ उड़ा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कुछ बना रही हो, मैंने कहा मेरे बाप की तौबा, मैं तो उसको कब्र में से निकाल कर डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, उसका चौथा भी हो जाएगा ना तब तक मैंने वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा मेरे पीछे लोग पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला चला था, जिसपे खैर अब तो मुझे हंसी ही आती है कि जिन्होंने किया वो भी बहुत इमेच्योर हरकत थी, और जो कुछ हुआ आपके सामने। अच्छा, मेरे कमेंट करते हुए यूट्यूब की एक वीडियो पे ना एक साहब है जो अपना नाम भी नहीं लिखते, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 5th कॉलमनिस्ट हो, यानी ट्रेटर हो, तो मैं आपको अदालतों में घसीटूंगा। तो मैंने कहा भाई, एक तो ये है कि आप इतने बड़े पेट्रियाटिक सिटीजन हो और अपना नाम तक नहीं लिखते, और दूसरा मैंने कहा कि अगर आपने ये मिशन पकड़ा हुआ है तो फिर आपको असगर खान के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था, कि असगर खान ने, जो एयर मार्शल थे और बड़े रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर समझे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आई वुड से, तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनका आगाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो आप उनको क्यों नहीं अदालत में लेके गए? क्या उन्होंने बदनाम नहीं कर दिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में? बदनाम का लफ्ज पाकिस्तान में बहुत यूज होता है, मलाइन अंग्रेजी में और बदनाम उर्दू में। कि थोड़ा सा भी आप थोड़ी सी भी तनकीद कर दें पाकिस्तान के किसी एस्पेक्ट पे,
किसी पॉलिसी पे वो कहेंगे जी बदनाम कर दिया, तनकीद का लफ्ज भी यूज नहीं करते। एक तो करते हैं पाकिस्तान बैशिंग का, कि बैशिंग कर दी, फिर दूसरा होता है बदनाम कर दिया। तो बैशिंग, मैं मुझे उनसे तो पूछता बैशिंग हूँ बहुत यार, कहते हैं। हाँ मैं ये कहता हूँ यार ये क्रिटिसिज्म और बैशिंग में क्या फर्क होता है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने जंगें शुरू की, ये किताब आपने देखी होगी, तो तारिक रहमान साहब हैं हमारे, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। और वो कभी जज्बाती नहीं होते, कभी किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ नहीं करते, किसी की तनकीद नहीं करते। और ये डिस्टिंग्विश प्रोफेसर भी हैं हमारे, जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी तरफ से। और इन्होंने इंटरेस्टिंगली अपने करियर का आगाज मिलिट्री से किया था। तो 71 की जब जंग लगी तो ये फिर कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर हो गए कि मेरे ज़मीर ने इजाजत नहीं दी कि मैं उस जंग का हिस्सा बनूं। तो बहरहाल इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, और उनके बकौल मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मुझे आराम से ही रिलीव कर दिया गया जंग जब खत्म हुई। तो उसके बाद फिर इन्होंने एकेडमिया ज्वाइन किया, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन साउथ एशिया एटलीस्ट। उनकी भी यही इसी मौजू पे किताब है, एंड इट इज वर्थ रीडिंग। तो मुझे कह रहे थे कि इस किताब पे ना किसी वक्त को शो करें, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश दिस बुक। तो अदरवाइज ही इज अ वंडरफुल एकेडमिक, और पाकिस्तान जिन पे फख्र कर सकता है। तो बहरहाल मुझे तो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा ये जो यूट्यूब का है, और बड़ी बड़ी हैरत का सामान भी मिला। मसलन रोहिदाद खान का मैंने इंटरव्यू किया, और रोहिदाद खान आपको पता है कि इस वक्त ही इज द मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट अलाइव। उनकी तारीख पैदाइश है सितंबर 28, 1923, यानी वो माशाल्लाह 100 साल से ऊपर के हो गए हैं, और देयर इज हार्डली एनी पोजीशन विच इन विच ही हैज नॉट सर्व्ड। 71 में वो पीटीवी के हेड थे, और उनका मैंने इंटरव्यू किया, और मुझे उन्होंने बहुत हैरान कर दिया ये कहकर कि कश्मीर से जो पंडित निकाले गए थे उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यानी वन ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल इन पाकिस्तान हु हैज सर्व्ड इन सच सीनियर पोजीशंस, और जो आज भी मेंटली अलर्ट है, किताबें लिखी हैं जिसने, वो ये कह रहा है जी मुझे कुछ नहीं पता कश्मीर से जो जो पंडित निकाले गए थे, क्यों निकाले गए थे, कितने थे, वगैरह वगैरह। तो आपका ऐसा कोई तजुर्बा हुआ? सर मुझे यूट्यूब की अगर आप बात करें तो यूट्यूब से मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, और बहुत मैं उन कुछ गिने चुने पाकिस्तानियों में से हूँ जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हाँ मेरे इंडियन दोस्त हैं। तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ जाहिर है थोड़ा बहुत टफ टाइम भी दिया लोगों ने, लेकिन उनसे भी मुझे तो ऐसा कोई खास शिकायत है नहीं, और लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ मैंने ये ज़रूर है कि बहुत सी चीज़ें मैंने लर्न की लोगों के आने से, जैसे कई लोग जो चैनल पर आते हैं, आप बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री की, बहुत सी चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन हो आपस की, वो क्यों है, किस लिए है, तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और मुझे तो एक बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं यूट्यूब पे लोगों से बात करूं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं, चाहे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट हो। कई बार मैंने लोगों को देखा कि जब वो इंटरव्यूज करते हैं तो वो या तो उसी वक्त इंटरव्यू के दौरान ही या इंटरव्यू के बाद वो ये कहते हैं कि जो मेहमान आया था ना, हमें तो जी पसंद नहीं आया, हमें नहीं पता क्या बोल रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सोलो बना लीजिए, अगर आपने दूसरे की बात को सुनना ही नहीं है तो फिर आप सोलो बनाए, आप बोलते रहें जो आपको अच्छा लग रहा है। तो दूसरे को तो आप तभी बुलाएंगे ना जब आपको उनकी बात भी सुननी होगी। और कहीं ना कहीं सर ये यूट्यूब के लोग जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हम एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं टेंशन को कम करने में। पाकिस्तान के लोग भी बात करते हैं, हमारी तरफ से भी ऐसी बात होती है कि पाकिस्तान ने जो भी गलतियां की हैं, जिसको हम अब तो सारी दुनिया मानती है, आपको मालूम है मुंबई अटैक हो गया, कई दूसरी चीजें, जो नॉन स्टेट एक्टर का जो चूरन हम बेचा करते हैं, तो ये चीजें अब आम पब्लिक तक गई हैं। अब आम पब्लिक भी ये बात कर रही है कि हिंदुस्तान के साथ ये सारी जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं वो बंद हो जानी चाहिए, और अब हमें टर्म्स को बेहतर करना चाहिए। भारत हमारा दुश्मन नहीं है, ये जो हमें पहले टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है, ये चीज हमें खत्म करनी होगी। भारत हमारा दुश्मन हरगिज नहीं, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। तो ये चीजें जो है वो यकीनन जो यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग अच्छी पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल है कि उससे बहुत फायदा होगा दोनों कंट्रीज को। इवन अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है,
भारत के लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम तो उसके ऊपर तब नाराज हो ना जब हम उनकी बात को गलत साबित कर सकें। अगर हम कहें कि नहीं पाकिस्तान ने सारी जंगें शुरू नहीं की थी, अगर हम कहें नहीं 71 में तो हम जीत गए थे, या 65 में क्या हुआ था, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी 65 की जंग नूरजहां के गानों की वजह से जीत गए थे, तो लोग किसी ने कहा तो 71 में क्या नूरजहां का गला खराब था। तो वही वाली बात है ना कि हम लोग अपनी चीज को मानेंगे तब। मेरा अक्सर इंडियन एम्बेसी जाना होता है, अक्सर कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कभी कोई डिनर होता है। आप यकीन करें सर, वहां पे जो लोग आते हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, बाकी किसी एम्बेसी में हम जाते हैं ना, डिनर होता है, बस सब निकलने की करते हैं, बस हो गया देख लो। मेरे ख्याल है इंडियन एम्बेसी वाहिद है जहाँ पाकिस्तानी जाने के बाद निकलने का नाम ही नहीं ले रहे होते। और इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल फैमिली जैसी बात होती है, और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, मजाक हो रहा है, पॉलिटिक्स पे भी बात हो रही है, हंसना बोलना हो रहा है। तो जब हम लोग ऐसे रह सकते हैं, तो फिर इतनी नफरतें जो है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट क्यों कर रही है। और अगर अपने पैसों के लिए, अपने डिफेंस बजट के लिए और उस चीज के लिए जो कहा जाता है कि जी कश्मीर इशू खत्म हो गया तो फिर इतनी बड़ी फौज का क्या करेंगे, तो इतनी बड़ी फौज अब दूसरा काम पकड़ लेना, उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पे वहां पे है टीटीपी, तो उधर जाके ये करें जो इन्होंने करना है, कम से कम एक बॉर्डर को तो सुकून से शांत रहने दें। जी। अच्छा, ये जो मसला है ना इंडिया को दुश्मन समझने वाला, ये मेरे ख्याल हमने ना ओवरडू कर दिया। जिस हम्म। तरह से 65 की जो जंग थी, अयूब खान लर्नड अ बिटर लेसन फ्रॉम दैट, कि हमने इतना प्रोपेगेंडा किया कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, कि जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो तलबा ने, बाकी लोगों ने, वकला ने जनाब एकदम प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि हम तो जनाब वो जंग जो हमने मैदान में जीती थी टेबल पे हार दी, इसलिए कि हमने सच नहीं बताया था। और इवन भुट्टो साहब जैसे बंदे ने भी कहा कि ये अयूब खान ने तो गद्दारी कर दी। तो प्रोपेगेंडे का एक हद तक ही फायदा होता है, अगर आप ओवरडू करेंगे तो वो आप ही को नुकसान पहुंचाता है। और आप ये देखिए कि अयूब खान की प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा वाकया जो था वो 65 की जंग थी। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, अगरचे वो कहते हैं कि लिखी किसी और ने थी, लेकिन ऑफिशियली तो वो ऑटोबायोग्राफी ही है, उसमें एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने 65 की जंग के बारे में। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट वाकया अगर आपकी बायोग्राफी में नहीं है तो आपकी बायोग्राफी को फिर सीरियस कौन लेगा। हम्म। तो आप मगर बच्चों के साथ ही झूठ बोलना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आप दगा करना चाहते हैं कि उनको सच ना पता चले, तो इसलिए कि सर, अयूब खान अगर कोई गलत बात लिखता तो 100 लोगों ने उसकी तरदीद करनी थी, तो वो मगर बिल्कुल कन्नी कतरा गए उससे। मगर सर ये देखें ना कि अब तो सच नहीं छुपाया जा सकता ना। अब अगर ये हाफिज सईद के बारे में आप आजकल की अगर बात कर लें, हाफिज सईद के बारे में बार बार कहा जाता है कि जी वो तो सोशल वर्कर है, उनके तो स्कूल हैं, और वो तो टेररिस्ट है ही नहीं। तो कोई ये बता दे कि फिर यूनाइटेड नेशन ने क्यों डिक्लेयर किया हुआ है। चले यूनाइटेड नेशन को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, ओ हो सकता है किसी के दबाव में आके यूनाइटेड नेशन ने कर दिया। तो ये बताएं कि 31 ईयर्स की जेल क्यों की है हाफिज सईद को, किस किस जुर्म की सजा दी है इन्होंने। पाकिस्तान 4 बार एफएटीएफ में क्यों था, एफएटीएफ से बाहर निकल आए, बार बार कहते हैं कि जी भारत ने हमें एफएटीएफ में डाल दिया। अच्छा चले मान लिया भारत ने एफएटीएफ में डाल दिया, तो वो जो 24 के 26 कंडीशंस थी जो आप कंप्लीट कर रहे थे, वो किस चक्कर में कंप्लीट कर रहे थे। मतलब लोग अब सवाल करने लगे हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि जो सवाल करते हैं ना, उसी को उठा के ले जाते हैं, उसी को सवाल करने की यहाँ पे इजाजत नहीं है ना। आप फौज के ऊपर सवाल कर सकते हैं ना, आप जजेस के, या कहना चाहिए जो जजेस का सिस्टम है ना, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। एक सिर्फ ले दे के पॉलिटिशियन है जिनकी गर्दन पतली है, उनको आप फांसी भी लगा देते हैं, उनको आप जेल में भी डाल देते हैं, उनको कोड़े भी मारते हैं, उनको मुल्क से भी निकाल देते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, चाहे वो कुछ भी करें, आसिम सलीम बाजवा का केस देख लीजिए, उन्होंने खाया पिया निकल गए। दूसरे आर्मी चीफ आए, उन्होंने भी खाया पिया, मुशर्रफ को भी बड़े आराम से दुबई में रखा गया। जितने लोग आए, जितने डिक्टेटर आए, जितने या बिल्कुल, फिर कहते हैं जी फौज को क्यों कह रही हैं भाई, फौज पूरी फौज को नहीं कह रही, ये भी समझना चाहिए इनको। जो बेचारा बॉर्डर पे आम सिपाही खड़ा है हम उसको नहीं कह रहे, हम तो इन जनरल्स की बात कर रहे हैं जो ये खुदा जाने किस बात के तमगे लगा के घूम रहे होते हैं इतने सारे अपने सीने के ऊपर, और जंग इन्होंने एक नहीं जीती है। मुझे नहीं पता कि ये मेडल्स इनको फिर कहाँ से मिलते हैं, और ये कौन से चोर बाजार से या कौन से जो होता है ना सस्ता बाजार जो होता है वहां से जाके लेते हैं। मगर ये कि इनको कहा जा रहा है और इन्हीं के ऊपर केसेस बनते हैं, और जब ये रिटायर हो जाते हैं सर, तो ये उठ उठ के किसी ना किसी कंट्री में जाके एम्बेसडर बन जाते हैं,
और कहा जाता है जी अभी भी जो हमारे ISI के चीफ जो इस वक्त हैं नदीम अंजुम साहब, उनके लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका में इनको भेज दिया जाएगा एम्बेसडर बना के। तो सिविलियंस जॉब है ना, सिविलियंस बेचारे घर बैठे हुए, और इन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर, मुझे लगता है सर ये जिस वक्त पाकिस्तान बना होगा ना 1947 में, अंग्रेजों ने गलती से DHA वाला एरिया पाकिस्तान को दे दिया है, पूरे में इन्होंने DHA बना के रख दिया है। इस वक्त भी लाहौर से अमृतसर तक पहुंचने वाला है DHA। तो इंडिया वाले पहले ही होशियार हो जाएं कि ये हर जगह DHA बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो इस वक्त भी झूठ ही बोला जा रहा है, इस वक्त भी गलती बताया जा रहा है। बार बार वो 9 मई को लेके बाहर निकलते हैं इमरान खान के ऊपर। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, मैंने इमरान खान पे बहुत क्रिटिसाइज किया है, इमरान खान की पार्टी वाले भी मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन कोई हद होती है भाई। आपके यहाँ हो गया ना 9 मई का, गलत हो गया, सभी कह रहे हैं गलत हो गया, अब आगे बढ़े नहीं, हर एक से उसमें माफी मंगवाते हैं, हर एक से कहते हैं जी वो गलत हो गया, बोलो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तो हाल कर रखा है। आर्मी चीफ अगर साथ ना जाए तो चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई सी दुनिया का कंट्री हो, वो पैसे नहीं देता, इसलिए कि उनको पता है कि आर्मी चीफ ही सब कुछ है। बल्कि हो सकता है आर्मी चीफ भी एक चेहरा ही है, मेरा ख्याल है सामने इस वक्त भी यही सुनने में आ रहा है कि आर्मी चीफ कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए उनको। एक तो ये लोग रिटायर होना नहीं चाहते, तो अब उनके लिए भी कोशिश की जा रही है कि वो एक बार फिर एक्सटेंशन ले लें और आगे एक बार और उनको जो है वो 3 साल और मिल जाए। अब देखें उनको मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, मैंने एक दफा इंटरव्यू किया लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब का, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया। मैंने उनसे पूछा जो आप लोगों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? तो हिज आंसर रियली सरप्राइज्ड मी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फ्रॉम हिम। तो कहने लगे मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बहुत ज्यादा है। और मुझे कहने लगे कि मुझे ऑक्सफोर्ड में एक सेमिनार था, वहां पे एक ब्रिटिश जर्नैल से मेरी मुलाकात हुई जो 1 साल पहले ही रिटायर हुआ था, ये 2014 की बात है। तो मैंने उससे पूछा कि सुनाओ कैसी गुजर रही है, तो वो कहने लगा मुझे तो रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं, मैं तो कोई बुक लिखूंगा, कोई कंसल्टिंग करूंगा, कहीं लेक्चर दूंगा तो मेरा गुजारा होगा। तो दुरानी साहब कहने लगे कि हमें ऐसा कोई फिक्र नहीं होता। और आपको पता होगा कि फरतुल्ला बाबर जो सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गलबन 2017 में एक क्वेश्चन डाला था कि हमें बताया जाए कि जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त क्या मराहत मिलती है। जनरली 2 हफ्ते में जवाब आ जाता है और इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया। तो ये बताइए कि आपको क्या कोई, डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हिसाब से? क्या हमारी मिलिट्री लीडरशिप में, सिविलियन लीडरशिप में ये रियलाइजेशन है कि भाई वी नीड टू री एग्जामिन आवरसेल्व्स? मसलन एक खातून ने ना एक कोर्स किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, तो उनसे मैंने ये पूछा कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, क्या उनमें आपको कोई फ्रेशनेस, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आया? तो शी सेड कि कुछ ऐसे हैं प्रैग्मेटिस्ट जो कहते हैं कि हाँ जी अच्छे रिलेशंस हमारे इंडिया के साथ होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ओल्ड स्कूल से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया इज अवर इटर्नल एनिमी। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि किस हद तक रियलाइजेशन है? आप देखिए ना, कोर कमांडर्स जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, वो दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ते होंगे और शायद यूट्यूब चैनल्स भी देखते हों, या कम से कम उनके स्टाफ ऑफिसर्स देखते होंगे, उनको ब्रीफ करते होंगे। तो क्या कोई लगता है कि उम्मीद की किरण के भाई अगर आपको इन चीजों का पता है, मुझे पता है, बेशुमार और लोगों को पता है, तो क्या जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इतने सीनियर लोग हैं, उनके पास तो इंफॉर्मेशन के जराए भी बहुत बेहतर होंगे, क्या उनमें रियलाइजेशन नहीं है कि भाई इनफ इज इनफ, ये जो पॉलिसी है इसने हमें कोई डिविडेंड्स नहीं दिए? इस पे वो अगर ओपन डिबेट ही कर दें, मेन स्ट्रीम मीडिया को कहें कि भाई ठीक है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे आप जेन्युइनली फ्री डिबेट करवा दें। ये नहीं है कि सारे जैसे नवाए वक्त वाले डिबेट करवाया करते थे कि 3 डिबेटर हैं और तीनों का एक ही नुक्ता नजर है, और इसका नतीजा क्या हुआ कि वो चैनल बैठ गया। नहीं सर, देखें मीडिया की अगर आप पहले मैं बात करूं तो मीडिया इस वक्त भी जो है वो 100% मीडिया जो है वो कंट्रोल है, चाहे वो कोई भी चैनल हो, किसी भी। पहले 2-4 ही होते थे जिन्हें हम जानते भी थे और हमने उन्हें नाम भी रखे हुए थे, ISPR1, ISPR2, ISPR3 करके, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा मीडिया जो है वो इन्हीं लोगों के अंडर है और इन्हीं की मर्जी के गेस्ट होते हैं, इन्हीं की मर्जी के एंकर होते हैं, इन्हीं की मर्जी की बात और टॉपिक्स होते हैं। बाकी फौज क्या सोच रही है ये तो मुझे ठीक से मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले आर्मी चीफ थे
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पर रखना चाहिए और भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था, मगर उसके ऊपर काम नहीं हुआ, सिर्फ वो स्टेटमेंट की हद तक रह गया। साथ ही साथ एलओसी के ऊपर भी कहा गया कि एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं की जाएगी, वो सिलसिला चल रहा है और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अमन है उस साइड पे। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि चाहे उनमें आपस में दो ग्रुप्स बन गए हों, जैसे इमरान खान के टाइम पे भी हो गया कि एक इमरान खान का साथ दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इस वक्त भी दो ग्रुप्स हो, एक चाहता हो कि भारत के साथ बातचीत की जाए और दूसरा चाहता हो कि ना की जाए। अब उनमें से कौन जो है वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रांग साबित होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर ये कामयाब हो गए, वो ग्रुप कामयाब हो गया जो भारत के साथ टर्म्स ठीक करना चाहता है, तो शायद हमें ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, इमरान खान क्या चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी एजेंसीज और आपकी आर्मी और उनको भी चलाने वाले, यानी जो डीप स्टेट जो कहलाती है, जो असल में पीछे से सारे मोहरे खेल रहे होते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से चले, पाकिस्तान के पड़ोसी जो हैं वो खुश रहें। अब आप देखिए ना, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, कोई भी हमसे खुश नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हमारे अंदर ही है। वरना कोई एक तो ऐसा होता ना जो कहता कि नहीं पाकिस्तान के साथ खुश हैं। तो पाकिस्तान की जो लोग चला रहे, पाकिस्तान को जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जिन्होंने असल में पाकिस्तान का हशर नशर करके रखा है, ये बात उनके सोचने की है कि अब बहुत हो गया, पाकिस्तान को बेहतर करें, पाकिस्तान को संभालें, वरना ये अब बाहर भी नहीं सर भाग सकेंगे। बेशक दो दो पासपोर्ट लेके बैठे हो बाहर, जो पाकिस्तानी बैठे हैं ना, वो इनको वहां भी जीने नहीं देंगे। तो इनको यहाँ पे, और ये वाले ऐश जो होते हैं ना कि वो गाड़ी के आगे फ्लैग लगा हुआ है जी, गार्ड्स खड़े हैं, सल्यूट मार रहे हैं, कुक भी है तो ड्राइवर भी है, तो ये वाली अय्याशियां जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं, बाहर जाके नहीं। चाहे जितना मर्जी पैसा हो, वहाँ अच्छे अच्छे को बर्तन धोने पड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको ये सारी चीजें माइंड में रखकर ही काम करना होगा। मैं कई बार देखा है मैंने लोगों को कि वो जाते भी हैं तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान वाली अय्याशी या हिंदुस्तान वाला मजा जो है वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को बाहर नहीं आता। मगर ये जरूर है कि मेरे ख्याल से कहीं कहीं कुछ है उम्मीद की किरण कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, जनरल कमर बाजवा का जो मैंने सुना है वो तो ये था कि ये इमरान खान को जब उन्होंने ये प्लान दिया कि 20 साल के लिए फ्रीज कर दें कश्मीर को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे और वो बलूचिस्तान में एक मंदिर है वहां जाएंगे और फिर इस्लामाबाद आएंगे, ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे, तो वो तो इमरान खान नहीं माना, और शाह महमूद कुरैशी के कहने पे कि अगर आप ये मान गए तो आपको लोग गद्दार कहेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। ये तो एक मेरे ख्याल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वरना हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि जी सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं इंडिया से और मिलिट्री लीडरशिप नहीं चाहती। तो इट वाज द अदर वे अराउंड। देखिए तो ना क्यों सर, इमरान खान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों जाय कर दी? अगर उनको ये खौफ था कि लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो अगर वो ये कह देते, थोड़ा सी शऊर का मुजाहरा करते कि अच्छा भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, हम इस पे ओपन डिबेट करवाते हैं टीवी पे, 2 महीने 3 महीने देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है लोगों का, तो दैट वुड हैव बीन अ वंडरफुल चॉइस, वंडरफुल डिसीजन। नहीं सर, जो हमारे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान ने कुछ और किया हो ना किया हो, ये जरूर उधर दो ग्रुप बना दिए हैं। और इमरान खान हो या कोई भी हो, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे भारत से टर्म्स ठीक करने, तो इमरान खान कहें कि नहीं। आपको याद होगा कोविड के जमाने में इमरान खान ने अनाउंस किया था कि जी लॉकडाउन नहीं होगा, सेम डे कुछ ही घंटों के बाद आसिफ गफूर साहब आए और उन्होंने कहा जी लॉकडाउन है। ये तो हाल है इमरान खान का, या एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये तो हैसियत थी, बल्कि सभी की होती है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि भारत के साथ टर्म्स करने हैं, जाहिर है कि जनरल बाजवा ने, और दूसरी तरफ से इनकार किया गया, तो इमरान खान का जो ग्रुप था वो अलग था। ये भी आपको पता होगा कि जनरल बाजवा से तो उनकी कभी बनी ही नहीं, तो वो तो हमेशा उन्हें बुरा भला ही कहते रहे। तो यकीनन जो दूसरा ग्रुप जो एस्टेब्लिशमेंट का है वो नहीं चाहता होगा। तो इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दे दिया, करवाया किसी और ने था, शक्ल इमरान खान की थी, और इमरान खान ने कह दिया पाकिस्तान में कब कौन प्राइम मिनिस्टर वोट के जरिए आया, जो ये वोट से डर रहे हैं। इस वक्त भी तो कहा यही जा रहा है कि जी मैंडेट तो इमरान खान का था, लेकिन गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने बना ली। उससे पहले जब इमरान खान आए थे 2018 में, तब इमरान खान के ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए थे कि इमरान खान भी हैरान रह गए। इमरान खान को भी एक तरह से आप जानते हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। उससे पहले भुट्टो साहब भी ऐसे ही आए थे, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, कौन सा प्राइम मिनिस्टर सर यहाँ वोट लेकर आया है
और पब्लिक को कुछ नहीं पड़ी। आप उन लोगों पे मत जाए वो जो रोड पे खड़े होकर कहानियां सुना रहे होते हैं। पब्लिक अपने पूरा दिन बेचारी यूटिलिटी बिल्स और घर में राशन डालने के चक्करों में घूम रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत से टर्म्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनको तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती और ना ही कोई देखता है। ये सब एक ड्रामा, एक ढकोसला है कि पब्लिक वोट नहीं देगी। यार तुम लोग पब्लिक से आते हो क्या? मतलब पब्लिक के वोट से ये कब आए हैं? और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की जिसको पब्लिक लेकर आई हो? ये अपनी मर्जी से आते हैं। इस वक्त भी सब लोगों ने कहा तो यही जा रहे हैं कि इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन आके शहबाज शरीफ बैठ गए। उससे पहले इमरान खान को वोट नहीं मिला था, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। यहाँ पे सीधे सीधे यही स्टैब्लिशमेंट लाती है, ले जाती है। पहले ये छुप छुपा के काम करते थे, अब ये खुल्लम खुल्ला काम करते हैं। पहले तो होता था ना, लोग कहते थे लेकिन कोई यकीन नहीं करता था या सबूत नहीं मिलते थे। अब तो खुल्लम खुल्ला सर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज चला रही हैं। ये बेचारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, इनकी कोई हैसियत नहीं। इनको तो हो सकता है अगर कह दिया जाए ना एजेंसी की तरफ से तो इनकी गाड़ी का फ्यूल भी ना पड़े, लेकिन ये लोग जाहिर है बेचारे, इनके पास भी कुछ है नहीं और ये जा जाके इन्हीं के पांव पकड़ते हैं कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर बना दे। बिलावल भुट्टो बार बार इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि जी मुझे मौका दिया जाए। किसको कह रहे थे? जाहिर है इन्हीं लोगों को कह रहे थे ना, भाई लोग को या पिंडी वालों को। वो कोई पब्लिक को तो नहीं कह रहे थे कि आप मुझे वोट दीजिए मैं आऊंगा। बार बार कह रहे थे कि जी मुझे ले आइए, तो वो जाहिर है इनको कह रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान कौन चलाता है, पाकिस्तान के हाल किसने किया है, और ये भी सबको मालूम है। अच्छा, जनरल बाजवा की तारीफें तो इमरान खान शुरू शुरू में तो बहुत करते थे। आखिर में जब बाजवा साहब ने ये कहा भी अब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और हम डिटैच होना चाहते हैं इस प्रोसेस से, तो उस वक्त फिर वो बाजवा साहब के खिलाफ हुए। और मेरा ख्याल है बाजवा साहब को एक और एडवांटेज भी था कि अफ्रीका में वो ही हैड वर्क विद इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स, बल्कि इनके जो सीनियर थे वो एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे जो बाद में आर्मी चीफ भी बने। तो उससे भी मेरा ख्याल है फर्क पड़ता है जब आपका इंटरेक्शन होता है, आप दूसरे के नुक्ता नजर को समझते हैं। वो किसी ने कहा था ना, डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वांट टू कीप हेटिंग हिम। तो ये बताइए कि आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस माइंडसेट के साथ आपने एक मसला क्रिएट किया है ना, उसी माइंडसेट के साथ उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये है रियलाइजेशन कि हमारी कितनी पॉलिसीज फेल हुई हैं? यानी कश्मीर की पॉलिसी आप देख लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान को देख लें, कारगिल को देख लें, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को देख लें, ट्रेड का देख लें। पहले आपने कहा कि हमने ट्रेड करनी है, इमरान खान ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर, फिर बतौर प्राइम मिनिस्टर कहा कि नहीं करनी। फिर पता चला जी लाइफ सेविंग ड्रग्स आ रही हैं इंडिया से, अच्छा इसकी इजाजत दे दो। और अभी जो है 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि अचानक ट्रेड का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया इंडिया पाकिस्तान का। यानी आप गैर सोचे समझे जज्बाती फैसले करते हैं और फिर जो है रिग्रेट करते हैं उनको। तो क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट में ये है रियलाइजेशन कि वी नीड टू चेंज आवर माइंड इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर इकोनॉमी? सर लगता तो यही है कि आधा ग्रुप कुछ चाहता है और आधा ग्रुप कुछ चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रेड हो, कुछ चाहते हैं ट्रेड ना हो। अभी रमजान के लास्ट 2-3 डेज पहले मेरे घर के सामने मार्केट है, मैं वहां गई थी फ्रूट्स वगैरह लेने। तो वो फ्रूट वाला मुझे कहने लगा कि बाजी ये अंगूर ले जाइए, ये भारत से आए। अब बताइए भारत से अंगूर आ रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर रहे। अंगूर कहाँ से आ गए? कोई कबूतर ला के छोड़ गया, क्या हुआ? कहीं से तो आया होगा। तो या तो ये स्मगलिंग कर रहे हैं या ये किसी और लंबे रूट से मंगा रहे हैं, लेकिन ये अकल नहीं कर रहे कि भारत के साथ टर्म्स ठीक करके प्रॉपर तरीके से तिजारत की जाए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मरियम नवाज ने भी कोई अपनी कोई मशीनरी वगैरह जो है भारत से ऑर्डर मंगवाया था, उसके ऊपर बड़ा शोर मच गया था कि जी ऐसा कैसे कर लिया। तो ये काम सब हो रहे होते हैं, इनकी बातचीत भी हो रही होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, साथ साथ इनके आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, इनके शायर भी आ रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो जो एक प्रॉपर तरीके से करना चाहिए जिससे कि आम आदमी जो है, वो आम जो पब्लिक बेचारी जो 9 to 5 जॉब करती है या कोई मजदूरी करती है उसको फायदा, वो नहीं कर रही है। वो काम कर रहे हैं जिससे खुद इन्हें डायरेक्टली अगर कोई फायदा होता है तो हो जाए, वरना नहीं। स्पोर्ट्स वाले भी आ जा रहे हैं भाई, या तो अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सिरे से हर चीज बंद कर दीजिए। अब तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने दुनिया में रहना है तो आपको लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना होता है, ये वाली चीजें चल नहीं सकती। लेकिन इनको ये भी अब मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करेंगे कि भारत के साथ सारी दुनिया, खास तौर पे गल्फ कंट्रीज जिनके बारे में बड़े दावे करते थे ओआईसी की हमारे साथ खड़ा होगा जी, इस्लामिक कंट्री हमारे साथ खड़ी होंगी, इस्लामिक कंट्री सर मुंह लगाने को तैयार नहीं है हमें।
और उसमें बात यही है, आप किसी से पैसा मांगते हैं अगर, तो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, मतलब सिलसिला है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। तो जाहिर है कोई भी होगा, अगर कोई रिलेटिव कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड होगा तो वो भी ये सब कुछ नहीं अच्छा लगेगा उसे। लेकिन अब इन आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है जब पैसा बंद होने लगेगा, और ये भी जो अभी आ रहा है कितने दिन में आएगा, अभी भी फॉरेन मिनिस्टर सऊदिया ने कहा है कि कई महीने लगेंगे, काफी कुछ मंथ्स के बाद प्रोसेस शुरू होगा। हो सकता है इस बीच में इन्हें कोई अक्ल आ जाए, वरना वैसे अकल वाले काम मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं पाकिस्तान को करते हुए। अच्छा जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको बुलाए कि जी आप हमें मशवरा दें, कैसे करें, क्या करें, तो मसलन कश्मीर का इशू है, उस पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्या कहेंगी आप? व्हाट वुड बी योर एडवाइस? सर पहली बात तो मुझे बुलाएंगे नहीं, लेकिन ये कि अगर फिर भी मत्था फिरते देर नहीं लगती, तो मैं यही कहूंगी कि भाई इस मसले का हल हो जाना चाहिए। 4 जंगें लड़के देख ली। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से कश्मीर की बात कर रही हूँ, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें किसी भी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के लोग अपने आप ही कहेंगे कि हमें भी भारत के साथ मिला दें, क्योंकि यहाँ तो ना नेटवर्क चल रहा है, ना मोबाइल चल रहा है, ना इंटरनेट चल रहा है। मैं तो खुद जाके देख चुकी हूँ कश्मीर में कुछ भी नहीं है। तो अगर इन्हें कश्मीर अपने पास रखना है, ये हिस्सा जो इस वक्त है, तो इन्हें यहाँ पे डेवलपमेंट करनी होगी, इन्हें भी दिखाना होगा। यहाँ पर भी सऊदी अरब और यूएई से कहेंगे जी मॉल बना दें, रोड्स बना दें, यहाँ पर भी मोबाइल टावर लगे। मैंने तो बल्कि एक वीडियो भी की थी, जो किसी मोबाइल कंपनी टेलीनॉर थी शायद, उन्होंने बनवाई थी वीडियो मुझसे 10 मिनट्स की, कि जी वहां पे टावर नहीं लगा पा रहे, और जो लगा रहे तो उसके पैसे गवर्नमेंट ज्यादा चार्ज कर रही है, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने तो ये हाल कर रखा है। वहां पे मेरे दोस्त जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, कभी आते हैं लंदन से आते हैं, कश्मीर चले जाएं और मैंने फोन करने की कोशिश करूं चेक करने के लिए कि इस्लामाबाद में है या नहीं है, तो उनका फोन ही नहीं मिलता। और जब वो वापस आते हैं तो मुझे कहते हैं तुम्हें बता के तो गए थे कि हम कश्मीर जा रहे थे, तुम फोन क्यों कर रही थी? जाहिर है वहां फोन नहीं मिलता। ये हाल कर रखा है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, ये चाहते हैं कि कश्मीर अपने पास रहे, या तो फिर यहाँ पर भी डेवलपमेंट करें, यहाँ पर पैसा लगवाएं दूसरी कंट्री से, भारत को दिखाएं कि जी आपने किया है तो हमने भी किया है। और अगर इनसे ऐसा नहीं हो सकता तो फिर जंग ना करें, चुपचाप करके जो भारत कह रहा है कर दें, क्योंकि इसी में इनकी बेहतरी। बाकी कंट्री कौन सी इनसे संभाली जा रही है सर? लेकिन बहरहाल अगर कश्मीर के ऊपर कोई बात करते हैं तो फौरन ही गद्दारी के फतवे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही भारत को दे दें कश्मीर, मत दीजिए, अपने पास ही रखिए, लेकिन वहां के लोगों का राइट जो है वो तो उनको दीजिए। वहां मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के लोग बाहर निकल के अपने लिए बेचारे आवाज उठा रहे हैं, ना उनकी आवाज सुनी जा रही है, ना उनसे बात की जा रही है, ना उन्हें कोई चीज प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद बैठे हुए जी कश्मीर जो है ना वो हमारी शहर है। तो वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था जो काट के निकाल दिया। So, any concluding thoughts before we close the show? सर मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रही बहुत दोस्ती हो जाए और बड़े कोई बेस्ट फ्रेंड्स की तरह घूमे, लेकिन टर्म्स थोड़े बेहतर होने चाहिए। और सबसे पहले पाकिस्तान को जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर यहाँ से लोग जाते हैं, जो कि कई बार हाफिज सईद अपनी तकरीरों में भी कह चुके हैं, उनको रोकना होगा। और साथ पाकिस्तान को जो है ट्रेड के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। एक नॉर्मल कंट्री की तरह आगे बढ़े। कंट्री को रिलीजन के नाम पे चलाया नहीं जा सकता। कंट्री और रिलीजन का मुल्क चलाना, और रिलीजन हर एक का पर्सनल होना चाहिए। अब हर बात में जो है वो मुस्लिम उम्मा के जो गाने गाते हैं वो बंद करने चाहिए, और उसके बजाय प्रॉपर तरीके से बिजनेस को लेकर आगे बढ़े। बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए हम भी किसी को कांटेक्ट करें, और कोई हमारे यहाँ भी कुछ बनता हो तो यहाँ पे कांटेक्ट करें, तभी पाकिस्तान के पासपोर्ट की कुछ इज्जत होगी, वरना तो आपको पता है हमारे पासपोर्ट की क्या हालत है। जी, मतलब इंडियंस जो हैं काफी अरसे से ये पाकिस्तान से कहते आ रहे हैं कि हमें रास्ता दे दें, राहदारी दे दें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, उससे भी हमें अच्छी खासी इनकम हो सकती है। फिर अगर टूरिज्म हम खोल दें, देर आर मेनी इंडियंस हु वांट टू कम टू पाकिस्तान। बहुत से ऐसे हैं बुजुर्ग बेचारे जो अब 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में है, वो अपने पुराने घर देखना चाह रहे हैं। मुझे एक बंदे ने स्विट्जरलैंड से फोन किया कि मेरे वालिद साहब जो है ना, उनकी ख्वाहिश है, ओकाड़ा में उनका गांव था, वो देखना चाहते हैं, कैन यू हेल्प? तो इस तरह के जो लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, उनके बच्चे भी आना चाहेंगे। तो इसी से आपका जो है ना, जो मुआशी मसाइल, जो 1-1 बिलियन के लिए हम तड़प रहे हैं, 8-10 बिलियन तो आपको इस तरह मिल जाएंगे। मगर सर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना। अगर इंडियंस यहाँ पर आते हैं तो उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे दिन हम उन्हें जासूस कह दें कि जी ये तो जासूस हैं, ये तो वहां से जासूसी करने आए थे, ये तो एजेंट्स हैं। ये भी तो डर उन लोगों को रहता है। अब
जाहिर है ये दोनों तरफ है। अगर पाकिस्तान से कई बार लोग कहते हैं कि जी हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, तो लोगों ने यही कहते हैं कि भाई चले तो जाओगे, जब वापस आओगे तो एजेंसी वाले पूछ पूछ के जान हल्कान कर देंगे। मेरे फादर के टाइम पर कई उनके दोस्त जो थे कराची से और दूसरी सिटीज से, वो इंडियन एम्बेसी के लिए आते थे वीजा के लिए उस जमाने में। ये मैं आपको बता रही हूँ उसकी 90s की, लेट 90s की। तो वहां से फिर एजेंसी वाले हमारे घर आ जाते थे और वो आके मेरी मदर से पूछते थे कि क्या आपके हस्बैंड इंडिया जा रहे हैं? तो मेरी मदर ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं वो एम्बेसी गए थे, हो सकता है आपको पता ना हो। मेरी मदर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो इंडिया जा रहे हैं, मुझे खबर ही ना हो। तो मतलब वो क्योंकि लेकर गए होते थे मेरे फादर अपनी गाड़ी से ना, क्योंकि वो कराची से आए तो उनको पता है एम्बेसी कहाँ है, तो वो ले गए। तो इतनी तो इन्हें घबराहट रहती है एजेंसी वालों को। मैं मैरियट जाऊं अगर किसी इवेंट में या किसी के साथ डिनर, और वो गलती से बेचारे कोई इंडिया के निकल आए, बाहर आते ही वो सवाल जवाब शुरू करते हैं कि बस पीछा ही नहीं छोड़ते, गाड़ी तक चलते जाएंगे। भाई किस बात से आप डर रहे हैं? मैं दूसरी किसी एम्बेसी या एम्बेसडर या किसी के साथ बाहर निकलती हूँ तब तो आप मुझसे इतने सवाल नहीं करते। मैं भी खैर सर चैनल सब्सक्राइब करा के आ जाती हूँ, मगर खामा खाली आप लोग यहाँ खड़े रहते मेरी वीडियो ही देख लिया करें। तो अब तो पहले ही कह देते हैं कर लिया कर लिया कर लिया। तो इतना डर खौफ हमें एक दूसरे से क्यों रहता है? वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो भी हमारी तरह के इंसान है और हमने सारी गड़बड़ तो हमने की थी। 47 में भी हमने मुल्क तोड़ा था ना, उन्होंने थोड़ी तोड़ा था या कहा था कि चले जाओ। लेकिन अब कर लिया तो कर लिया। अब उस चीज को सही साबित करना ये पाकिस्तान के लोगों का काम है कि हाँ हमने कंट्री बनाई थी और हम उसे रन करके भी दिखा रहे हैं, जो कि अभी तक तो हम नहीं दिखा पा रहे। जी, ये सिक्योरिटी पैरानोया जो है, हमें ये खौफ है, इससे तो हमें बिल्कुल निकलना पड़ेगा और एक रियलिस्टिक असेसमेंट करनी पड़ेगी कि इंडिया चाहता क्या है। आज भी हमारे बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं जी इंडिया अखंड भारत चाहता है। हामिद मीर जैसा बंदा वो कहता है जी कांग्रेस और बीजेपी की एक ही पॉलिसी है, अखंड भारत। ओ भाई, अखंड भारत करके उन्होंने तबाह करवाना है इंडिया को। तो बिल्कुल। इस तरह के जो मफरूजे हैं इनसे हमें निकलना होगा। तो लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा है कि अगर आने जाना आसान हो और चीजें सस्ती हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टूरिज्म हो, सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच आरजू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।